सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर जो 6 है उसका सवाल नंबर जो 9 है वो हल करेंगे खंड ब से। हमें यहाँ दिया गया यदि M जिसके निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा ए बी। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और इसी रेखाखंड का मध्य बिंदु है M जिसके निर्देशांक हमारे पास है 4 और 5। ये मध्य बिंदु है। फिर हमें ए के निर्देशांक दिए गए हैं जो है 3 और 4। अब बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, तो हम इसे x2 और y2 लिख सकते हैं। x2 और y2 क्यों? क्योंकि हमें पता है एक रेखाखंड होते हैं उसके दोनों बिंदु, जैसे x1 ये x2, ये y1 और ये y2, और ये मध्य बिंदु है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु दिया तो मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ये प्रश्नावली 7 का सवाल हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला x और y दोनों का होता है। पहले हम x का लगाते हैं, तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। तो x जो आंसर आने वाला है वो पहले से हमारे पास है, कितना है 4, क्योंकि जो पहला मान होगा वो x का, दूसरा मान होगा y का। बराबर में x1 हमारे पास कितना है 3, और x2 हमारे पास ये रहा जो हमारे पास ऑलरेडी है ही नहीं, और भाग में कितना है 2। हम देखते हैं 4 है, ये बराबर के इधर जो संख्या भाग में है वो बराबर के इधर आएगी तो किस में आएगी, गुणा में। बाकी एज इट इज वैसे का वैसा। 4 दूना हो गए 8, और ये प्लस का 3 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में है x2। तो 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा हमारे पास 5, और ये आया है x2 यानी कि b का पहला निर्देशांक। इसी प्रकार हम निकालेंगे जो दूसरा निर्देशांक है b का y2। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, y बराबर y1 प्लस y2 भाग में 2। तो y जो आंसर आने वाला वो पहले से हमारे पास है 5, जैसे मैंने कहा ही था। पहला जो निर्देशांक वो x का, दूसरा y का। बराबर में y1 हमारे पास ये रहा 4, प्लस में y2 हमारे पास दिया हुआ नहीं है, और भाग में 2। तो ये 5 है, ये जो भाग में 2 है वो इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। बराबर में 4 प्लस y2, 5 दूना हो गया 10, और ये प्लस का 4 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 6, बराबर में y2। तो इस प्रकार जो हमारे b के निर्देशांक थे, b के निर्देशांक हमें जो यहाँ पूछे गए थे x और y के मान वो हमारे निकल चुके। तो हम b के निर्देशांक लिख देंगे। x2 की जगह x2 का मान कितना है 5, और y2 की जगह y2 का मान है 6। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 9 होता है समाप्त। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 10, जिसके लिए हमें दिया गया है प्रश्नावली 8 से सिद्ध कीजिए। और सिद्ध करने वाले सवाल में पता है कि बराबर से एक तरफ जो LHS को से हम हल करेंगे तो वो RHS के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमें दिया गया है sec a प्लस 10a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। तो सबसे पहले जो sec a है इसको हम कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो सर्वसमीका का प्रयोग तो होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सेक को बदलेंगे। तो सेक का मान बदल सकते हैं हम 1 बट्टा कोस ए, जो आपको पहले ही बताया गया है, प्लस 10 का मान हम इस प्रकार से बदलते हैं साइन ए बट्टे में कोस ए और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हमारे यहाँ पर मान चेंज हो चुके हैं, अगले ब्रैकेट में यहाँ पर है 1, और हमें पता है कि साइन और कोस के मान हम बदल नहीं सकते हैं। हम इन मान को भी साइन कोस में चेंज करते हैं। ये साइन पहले से तो इसको चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ साइन स्क्वायर होता तो हम सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं है तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे।
अब सिंपल सा यहाँ पे जब प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। कोस और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ही आएगा। जब आपका हर दोनों में बराबर हो, एलसीएम आपने ले लिया हो, तो ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज रहेगी। जब दोनों में हर समान हो तो ऊपर है एक प्लस साइन ए और एक माइनस साइन ए, वैसे का वैसा। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे जब ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता, हमेशा गुणा का निशान होता है। तो हम एक प्लस साइन ए और एक माइनस साइन ए की गुणा करेंगे तो इसका हल क्या आएगा। वैसे हम इनकी गुणा भी कर सकते हैं और इसमें एक सरल समीकरण का प्रयोग भी हो रहा है, जो हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां हम समझ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये सरल समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी सिंपल सा हमें क्या करना होता है, जो पहले ए है उसका वर्ग कर देते हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, और बीच में प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस फिर बी का स्क्वायर। बी हमारे पास है साइन, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में क्या था कोस। तो ये दोनों ब्रैकेट हल हो चुके हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर साइन के ऊपर स्क्वायर आ गया है तो इसमें हम सरल समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है साइन और कोस की सरल समीकरण एक ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में एक। लेकिन हमें यहाँ पर एक के साथ साइन चाहिए, कोस हमें नहीं चाहिए, तो हम कोस को अकेला यहीं छोड़ देंगे। बराबर में एक है, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि और हमें ऐसा भी वहां पे दिखाना भी है कि हमने कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग किया है। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। बट्टे में क्या था कोस ए। अब कोस स्क्वायर का मतलब तो आप समझते हैं, यानी कोस ए को कितनी बार लिखना, गुणा में 2 बार, और बट्टे में क्या था कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कट गया, तो क्या बचेगा आंसर कोस ए। और हमें यही सिद्ध करना था, यानी कि हमारा LHS बराबर है RHS के। तो ये सवाल हुआ हमारा यहाँ पे हेंस प्रूफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमें यहाँ दिया गया है, एक मकान की छत से मैदान पर पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखिए सबसे पहले एक मकान है, ठीक है, तो मान लीजिए ये मकान की छत है। अगर यहाँ से हम कोई भी जमीन पे कहीं पर भी कोई पत्थर पड़ा हुआ है और उसे हम देखेंगे तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 का। और ये मैंने आपको बहुत बार बोल रखा है कि जो अवनमन कोण बनता है वही हमारा उन्नयन कोण होता है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होने की वजह से। तो आप सिंपल इतना ही समझे, ज़्यादा घूमे ना, कि अवनमन कोण जो ऊपर बनता है वही उन्नयन कोण होता है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी, देखिए पत्थर ये है और छत ये जो तिरछी दूरी है ना, ये हमें दे रखी है 4√3 मीटर। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करो, ये जो मकान की हाइट है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा हम देखते हैं, एक हमें क्या दिया गया है, सॉरी पूछा गया है ऊंचाई, और दिया गया हमें कर्ण 4√3। यानी कि हम समझ सकते हैं ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। तो आप लाल कक्का की जो ट्रिक होती है हमारी ये वाली, इसमें देख सकते हैं लंब बटा कर्ण किस में आता है, लंब बटा कर्ण पहले ही है, जो है कि हमारा साइन। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 का। देखिए ऊंचाई तो ऊंचाई है, हमें ज्ञात करनी है, बटे में 4√3 है, और बराबर में हम साइन 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से लगा देते हैं, जो कि मान हमारा आएगा √3 बटे में 2। ये मान हमें सारणी से लगाना तो परफेक्ट होना चाहिए, अगर ये रॉन्ग होता है तो आंसर हमारा पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, जो h है वो यहीं रहेगा, √3/2 है। ये जो भाग में 4√3 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा,
गुणा में, 4√3 पूरा जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो पूरा गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, h एज इट इज है, आगे लिख देंगे, मतलब √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और गुणा में कितना रहा हुआ है हमारे पास 4। और ये आपको समझ आ गया √3 की गुणा √3 से करने पे 3 कैसे आया, क्योंकि जब भी दो अंडर की समान संख्याएं होती है उनकी जब हम गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है और एक बार संख्या को लिख दिया जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि √3 हो गया √9, क्योंकि 3 से 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, अंडर है ही। और √9 का मतलब 9 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा 3, और भाग में कितना है 2। सिंपल, 2 से 4 को हम काटेंगे तो 2 बार कटेगा और ऊंचाई आएगी 2 गुणा 3 6, और उत्तर है मीटर में, क्योंकि हमें सवाल मीटर में दिया गया था। तो हमें ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई हमने निकाल दी है। हमारा सवाल नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में हमें एक आकृति दी गई है वृत्ताकार, प्रश्नावली 10 से, और इसमें हमें एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर बताने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि जो भी बाहरी बिंदुओं से किसी एक वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती है, हमेशा बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स पी बराबर है एक्स क्यू के, और कारण क्या रहेगा हमारे पास, जो ये कारण रहने वाला है ये रहेगा प्रमेय 10.2 के अनुसार, जिसका जो आप लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं कि किसी भी बाहरी बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त पे स्पर्शरेखा हमेशा बराबर होती है। और आप इतना भी लिखेंगे तो गलत नहीं होने वाला, ये प्रमेय 10.2 के अनुसार है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्स पी एक्स क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक्स से खींची गई स्पर्शरेखाएं थी, तो हमने उनको बराबर कर दिया है। अब ये कह रहा है तथा ए बी, जो ए से बी भुजा है वो वृत्त के बिंदु आर पर स्पर्श कर रही है, यानी ये भुजा इस तरीके से है जो एक्स पी और एक्स क्यू को काट भी रही है और जो ये वृत्त है उस पर कहीं आर स्पर्श भी कर रहा है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले भुजाएं जो हमने बराबर की है हम उन्हीं को देखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो हमने बराबर की थी एक्स पी, किसके एक्स क्यू के, तो पहले एक्स पी भुजा लेते हैं। एक्स पी को कहीं से कहीं पर यहाँ पर ए बिंदु ने कट कर दिया है, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस में ए पी, क्योंकि इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ेंगे तो ये इस पूरे के बराबर ही तो आएगी। तो हम इसको एक्स पी को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी, तो पूरी भुजा प्लस होके क्या बनेगी एक्स पी। ऐसे ही एक्स क्यू को भी कहीं ना कहीं बी बिंदु काट रहा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी प्लस में बी क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स बी और बी क्यू को मैं लिखता हूँ प्लस करके, प्लस करता हूँ तो पूरी भुजा एक्स क्यू ही तो बनेगी, यानी इसकी जगह हम ऐसे भाग भी तो लिख सकते हैं। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1, जो हमारे बाद में काम आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आर बिंदु स्पर्श बिंदु बन रहा था और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर पी जो स्पर्श बिंदु बन रहे हैं उन्हीं को हम लेते हैं। पहले कोई भी दो बिंदु लेते हैं, जैसे आर हमें पता चला है दोनों के मध्य में आ रहा है, तो हम पहले आर को लेते हैं या तो पी के साथ या क्यू के साथ। तो हम लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्यू और आर को ले लेते हैं, फिर पी और आर को भी लेना, आप पहले आगे पीछे किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि क्यू से भी एक भुजा जा रही है और आर से भुजा जो जा रही है, तो यहाँ बाहरी बिंदु हमारा बन गया बी, और बी से जो ये बी क्यू और बी आर जा रहा है ये दोनों रहेंगे बराबर। कारण क्या है, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पे स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है बराबर। तो बिंदु कौन सा है यहाँ पर बी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बिंदु एक्स से था वो जब हमने ये ऐसे लिया था, अब बिंदु बी से, तो बिंदु बी से एक भुजा जा रही है बी क्यू जा रही है,
और एक भुजा जा रही है बी से लेके आर, एक भुजा जा रही है बी से लेके आर, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है। कारण इसका भी वही है, प्रमेय 10.2, यानी कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये समीकरण हमारी बन गई 2। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि आपको आर क्यू के साथ भी लेना और आर पी के साथ भी लेना, तो अब हम ले लेते हैं बिंदु ए को, क्योंकि इसी से दोनों स्पर्शरेखाएं जा रही है। तो अब हम लिखते हैं बिंदु ए से, और इसमें भी वही चीज ध्यान देनी है हमें कि ए से एक भुजा जा रही है पी तक, तो हम लिख सकते हैं ए पी, और दूसरी भुजा जा रही है ऐसे आर तक, तो हम इसे लिख सकते हैं ए आर। ये दोनों बराबर है, कारण इसका भी समान वही रहेगा प्रमेय 10.2 के अनुसार, समीकरण नंबर 3, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई किसी भी वृत्त पे स्पर्शरेखाएं बराबर ही होती है, जो हमने लिख दी है। अब हम लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 के अनुसार। देखिए अनुसार कैसे, आइए समझते हैं। देखिए प्रमेय जो हमने सबसे पहले जो समीकरण 1 बनाई थी, उससे हमें सिद्ध करने में क्या क्या चाहिए वो तो हम समान लिख लेते। जैसे हमें समीकरण 1 में हमारे पास था एक्स ए, और एक्स ए हमें चाहिए भी तो हम लिखेंगे भी। फिर था ए पी, ए पी हमें नहीं चाहिए, लेकिन ए पी है तो ए पी की जगह हमें क्या चाहिए ए आर, और ये कैसे हो सकता है, ए पी किसके बराबर है ए आर के, समीकरण 3 में है, ये हमने पहले ही सिद्ध कर लिया। यानी हम ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं ए आर। तो हम यहाँ ए पी की जगह पहले इस समीकरण को पूरा लिखते हैं ताकि समझने में आसान रहे। हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, एक्स ए प्लस ए पी बराबर एक्स बी प्लस बी क्यू। अब हम देखते हैं कि एक्स ए तो हमें चाहिए तो हमने कोई चेंज किया नहीं, प्लस ए पी हमारे पास हमें नहीं चाहिए, तो हम ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं ए आर, क्योंकि हमने ही सिद्ध किया है बराबर है, तो ए पी की जगह ए आर हम लिख सकते हैं, और ए आर हमें चाहिए भी। फिर है बराबर एक्स बी हमें है चाहिए इसीलिए हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास है, प्लस बी क्यू हमें नहीं चाहिए, लेकिन बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, बी क्यू की जगह बी आर लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्यू और बी आर बराबर है। तो बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी आर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम, और हमारा सवाल नंबर 12 होता है समाप्त। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में हमें यहाँ दिया गया एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है 7 सेमी, और त्रिज्या खंड का कोण भी हमें दे दिया गया 90 डिग्री। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड और बाद वाला फिर हम देखते हैं। सबसे पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, और चाप की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारा लघु त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास लघु त्रिज्याखंड निकालने का एक तरीका है, और वो होता है लघु त्रिज्याखंड क्या होता है ये समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक वृत्त होता है, तो इसके अंदर ये होते हैं जो छोटा वाला लघु ये बन रहा है, लघु का मतलब छोटा, और त्रिज्याखंड। तो इसको निकालने का तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ है वो भी ध्यान देंगे क्योंकि हमें चाप की लंबाई भी दे दी गई है, ठीक है। हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, चाप की लंबाई को निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई, क्योंकि हमें पहले ही पढ़ा था, पिछले मॉडल पेपर के अंदर भी आया था कि जब चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड एक साथ दिया गया हो तो उसके लिए हमें एक त्रिज्याखंड के लिए एक क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला होता है। और ये कब, जब आपके चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड एक साथ दे दिया गया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना 1/2 गुणा एल गुणा में आर। एल का मतलब अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है, और आपको मैंने त्रिज्या का मतलब बताया था। देखो एल होता है आपकी चाप की लंबाई, त्रिज्या आर होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास चलो 1/2 है, आर भी है, लेकिन जो चाप की लंबाई है वो नहीं है,
तो इसीलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम पहले नहीं निकाल पाएंगे, अन्यथा हम पहले निकाल सकते थे। हम पहले निकालेंगे चाप की लंबाई, ठीक है। और चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें सिंपल सा क्या चाहिए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, जो कि होता है 2πr बटे में 360 डिग्री और ऊपर गुणा में थीटा। ये गुणा में थीटा, सीधा थीटा एक ही बात होती है। तो देखते हैं 2 पाई की जगह पाई का मान गुणा में आर जो हमें दे रखी है 7 गुणा में थीटा जो हमें दे रखा है एंगल 90 डिग्री और बट्टे में कितना है 360 डिग्री। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया और 7 से 7 कट गया। तो एक बार जो हमारे पास कट चुका है और जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 2 की गुणा 22 से करने पे कितना आएगा 44, 7 और 7 कट चुके हैं, गुणा में 9 कट चुका है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे हमारे पास क्या बचा है 4। ध्यान से देखेंगे 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 22 और 2 44। ये 0 से 0 कट गया था और 9 से 36 4 बार कट गया था, तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे हमारे पास 4 था, हमने लिख लिया। और 4 से 44 कटा है 11 बार, और ये सवाल सेमी में था तो ये रहेगा सेमी। और ये हमारा क्या है, चाप की लंबाई यानी कि L कितना है 11 सेमी। अब हमें जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था 1/2 L इंटू आर, उसमें L हमारे पास आ चुका है 1/2, L हमारे पास कितना आ गया 11 और गुणा में R तो हमें पहले ही दिया हुआ था 7। तो सिंपल हमें क्या करना है, 1 की गुणा 11 से और 11 की गुणा 7 से करने पे आएगा 77 और भाग में कितना हमारे पास 2 का हम सिंपल भाग लगा सकते हैं, ये जाएगा हमारा 38.5 सेमी और क्षेत्रफल निकला है तो स्क्वायर लग जाएगा या वर्ग से में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी, फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैंने पहले लिख दिया था, वरना पहले यही हल होगा, इसको हम बाद में ही हल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 13 कंप्लीट होता है, खंड भाग ब।